नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। सभी माताओं और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसे लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जैसे लोगों का कमेंट मिल रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आपके काम आ पा रहा हूँ। और अच्छा लगेगा कि मेरी थोड़े से प्रयास के वजह से अगर आपका जॉब लगता है तो यकीन मानिए कि आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। ठीक है, कुछ कमेंट के साथ शुरुआत करता हूँ। और आज कौन सी क्लास देखेंगे हम ये बता देता हूँ। तो आज मैं हिंदी की क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हिंदी की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है कुछ कारणवश, आज शेड्यूल काफ़ी बिजी था, तो मैं उसको कल रिकॉर्ड कर दूंगा। अगले क्लास में आपको मिल जाएगा। अभी 11वां वाला चल रहा है तो 12वें वाले में अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास छूटे ना, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहे, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को सुबह कवर कराया हुआ है सुबह वाले बैच में, तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया है। वो आपको क्लास मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, खत्म हो जाएगा पूरा पार्ट। और प्रॉफिट लॉस में जितने पैटर्न थे, जितने टॉपिक थे, सभी मैंने कवर कराए हैं, वो आपका डन हो जाएगा। दूसरा, उसका जो सुमन मैडम का वीडियो है, वो जो कि रेगुलर बेसिस पे हमको पढ़ना है, वो अपलोड होकर आपको मिल जाएगा। तो भले क्लासेस छोटी होंगी, 1.5-2 घंटे की होंगी, बट आपके लिए आज के लिए काफ़ी रहेंगी। ठीक है, मैं कुछ कमेंट्स लेता हूं जो मुझे लगे। ये 10वें क्लास का जो क्रैश कोर्स था उससे कुछ कमेंट्स उठाएं, और 8वें क्लास के रैंडम कुछ मैं कमेंट्स उठाता हूं, उन्हीं को मैं बनाता हूं। चलिए, द सीन करके @द सीन, नाम तो मेंशन नहीं, @द सीन। इन्होंने बोला सर क्रैश कोर्स तो अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी बढ़िया से हो रही है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बट मेरे को ये जानना था कि हम आगे पढ़ रहे हैं तो पुराना याद भी तो रखना पड़ेगा ना, उसके लिए कितने कितने दिनों में रिविजन करना चाहिए? जब आपको लगे कि मैं चीज़ें भूल सकती हूँ, रिविजन कर लीजिए। रिविजन इज़ द की ऑफ लर्निंग, रिपीटिशन इज़ द की ऑफ लर्निंग। कोई बच्चा कैसे सीखता है? ABCDEFG, उसको बार बार रिपीट कराया जाता है, बार बार बताया जाता है, बार बार बोला जाता है, याद कराया जाता है, तब जाके उसको चीज़ें याद रहती है। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ सीख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपको रिपीट करते चलना है। डे 10वां 11वां दे रहे हैं, बाबू थोड़ा सा शांत रहो। ओ बाबू, बच्चा, ओ हीरो, दोनों बाहर, 2 मिनट शांत रहो। ठीक, तो चीज़ें आपको रिवाइज करते चलनी है, ऐसे नहीं कि आगे बढ़ते गए और पुराना बेस आप भूल गए, तो वो हिलना नहीं चाहिए। शुरुआत की क्लास आपको कंठस्थ रहनी चाहिए। ठीक, उसके लिए कर क्या सकते हो? तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स आप बना के चल सकते हो। देखो, हमारे पास इतना भी समय नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। जिस दिन एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले आपको सभी चीज़ें रिवाइज करनी है, सारे टॉपिक्स रिविजन करने हैं। कैसे संभव है? संभव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है? एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, एकदम शॉर्ट नोट्स, जिसको सिर्फ आप समझ सके, आपकी दिल की बात आप ही समझ सके, कोई दूसरा ना समझ सके। ठीक है, जैसे अकबर के बारे में मुझे कोई पॉइंट लिखना है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अकबर, ये जलालुद्दीन लिख लिया, जलालुद्दीन मतलब उसका नाम हो गया। ठीक है, फादर को F लिख लिया। तो हमारा जो शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए वो 10-15 पेज में सिमट जाना चाहिए। कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक सब्जेक्ट, पूरा का पूरा हिस्ट्री 10-15 पेज में। उससे क्या होता है, लास्ट टाइम में बस आप सरसरी निगाहों से देखेंगे और आपको सारी चीज़ें, सारी कंटेंट्स आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो वैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि पूरा किताब पढ़ने का समय नहीं होता, मतलब नहीं होता। पढ़ने की भी एक सीमा होती है, एकदम पेज पलटा के तो आप नहीं देख सकते लास्ट टाइम में, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए। रिवीजन मैंने बोला, आगे बढ़ने से पहले पीछे का एक बार गो थ्रू कर लीजिए, चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, और मैंने बोला पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। पढ़ के याद रख के उसको एग्जाम में परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पढ़े और भूल गए कोई मतलब नहीं, याद रखे लेकिन एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा है, क्या मतलब? एग्जाम टाइम में परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो @सीन मैंने इनको बोला भी कि 11 डे के क्रैश कोर्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स के साथ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। जैसे पूजा मैम कह रही कि सर मैथ्स आप बहुत ज़्यादा फास्ट बताते हो, थोड़ा धीरे बताया करिए। देखिए, और ये बोल रही है कि आपको हमें समझाना है, भगाना नहीं है, ऐसे पढ़ाओगे तो भाग जाएंगे। देखो मैडम, जो पहला कंसेप्ट होता है, पहला क्वेश्चन होता है, उसमें सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को डील किया है।
तो जो दूसरे ट्यूटर नहीं करते, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ के मैं बताता हूँ। आज अभी प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक देखोगे तो एक पहला ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, 400 रुपये में दाम बढ़ जाता है 25%, तो 10 किलो कम खरीद पाते, ये टॉपिक देखोगे। उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ के मैं बताता हूँ ताकि आपको वो एहसास हो, क्वेश्चन फील कर पाओ आप। ठीक, तो पहला कंसेप्ट में आराम से बताता हूँ, उसके बाद अगर वही आराम आराम से बताते रहो तो भैया फिर आपका हो गया क्रैश कोर्स, क्रैश हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का मतलब ये थोड़ा फास्ट, पहला कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया डिटेल में और उसके बाद बताना जरूरी है। वापस मैं ABCD से स्टार्ट करूँ तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, तो इतना थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। बट आपसे कोई शिकायत नहीं है, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है देखने का, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। टाइमल शॉर्ट्स, आप हमारी निस्वार्थ हेल्प कर रहे हैं, वही हमारा लिए गिफ्ट है, आप बहुत हमसे समझाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतनी प्यार भरी बातें लिखने के लिए। और जैसे मैथ्स के बारे में बोल रहे हैं, और एक वंदना मिश्रा मैम है, उनको बोल रहे हैं कि अच्छे से मैथ्स समझ आ रहा है सारी चीज़ें, मुझे मैथ्स नहीं बनता था और अभी बन रहे हैं। ठीक, ये सब तो तारीफ वाले क्वेश्चन हैं, इनको मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और कोई क्वेश्चंस, इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी जी, इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी, वोकैब की भी क्लासेस दूंगा मैं। ठीक है, एक ने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है और बोला कि नाम मेंशन मत करना। ठीक है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आप बड़े भाई की तरह हैं जी, बिल्कुल बड़े भाई, छोटे भाई, अभिभावक, जैसे रूप में आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। एक मैडम कह रही हैं कि न्यू बॉर्न बेबी है मेरा, शकी शर्मा सर, न्यू मदर जिनके पास बुक खोलने का भी टाइम नहीं होता, उसके लिए आपके वीडियोस और सीरीज़ एक बार फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद लेके आता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे कमेंट्स देख के मुझे लगता है कि ठीक है, एक नया उद्देश्य मिल गया है। नहीं तो सिर्फ पैसे कमाने का उद्देश्य था बहुत साल पहले, लेकिन ठीक ऐसे लगता है कि किसी के काम है तो लगता है कि जीवन सार्थक हो गया। ठीक, एक बात बताना चाहूँगा, एक और कमेंट किए हैं कि सर, खैर वो लड़के हैं, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने कमेंट किया था, बट इसमें सोचा कि बता दूं। रवि जी ने कमेंट किया था कि सर कभी कभार पढ़ने की इच्छा नहीं होती, बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 28-29 साल अपनी उम्र बता रहे थे, अब लगता है कि छोड़ दूँ, नहीं करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इच्छा थी, क्या करूँ समझ नहीं आता। देखो, मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी थोड़ा 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 लगाओगे ना, कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। जो एनर्जी लगाना होता है एक ही बार में लगाना होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर बार ज़िंदगी आपको दूसरा मौका दे। मेरा व्यक्तिगत कहानी है, मेरे एक मित्र थे और उस मित्र के पिताजी ड्राइवर थे, लेकिन अच्छे ड्राइवर थे, सैलरी ठीक ठाक मिलती थी उनको, 30-35 हज़ार सैलरी थी। वो BMW, ऑडी ये सब कार चलाते थे, रईसों के कार चलाते थे वो। ठीक है, लेकिन उनका जो बच्चा था, मेरा दोस्त था, साथ ही में पढ़ा हुआ है, साथ में पढ़े, उनका जॉब नहीं लग पाया, वो प्राइवेट जॉब में शिफ्ट हो गया, बैंगलोर में काम करते हैं। मैं गवर्नमेंट फील्ड में आ गया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। तो वो हमेशा मेरे सामने यही बोलता था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जो मैं अपना गाड़ी खरीद के अपने पापा को दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो दूसरे गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर, और कोई ड्राइवर बोल देता तो उसको बुरा लग जाता था। तो उसका ये कहना था कि मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब लगूंगा, सबसे पहले गाड़ी फाइनेंस कराऊंगा, भले उसका 8-10 साल तक इंस्टॉलमेंट पड़ाते रहूँ, एक अच्छी गाड़ी खरीद के दूंगा, और कम से कम ये बोझ मेरे मन से हट जाएगा कि मेरे पापा को अब कोई ड्राइवर नहीं बोलेगा, जॉब छुड़वाने बोल दूंगा, बस एक गाड़ी खरीद के दूंगा। ये उसकी इच्छा थी, बट सपने तो बड़े बड़े थे, काम नहीं था। कितने बार समझाया कि भैया पूरा एनर्जी एक बार में दो, एक बार में दो, कभी गवर्नमेंट जॉब वाले फील्ड, कभी दूसरे में, कभी दूसरे में, कभी प्राइवेट जॉब, उसका ध्यान बटा रह गया। अल्टीमेटली उसका जॉब नहीं लगा। कोरोना का टाइम आया, पहला कोरोना जो वेव आया था, उसके पिताजी उसमें गुजर गए। अब वो बहुत अच्छे पोजीशन में, प्राइवेट जॉब में है, 14 लाख का पैकेज है। 14 लाख का पैकेज कम नहीं होता, साल के 14 लाख, मतलब महीने के 1 लाख से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब वो खुशी नहीं रह गई है जो खुशी उस समय होती जब उसके पिताजी जिंदा रहते और वो उसको कार गिफ्ट करता। सर बताना क्या चाह रहे हो? बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी कभार आपको लाइफ दोबारा मौका नहीं देती, समटाइम्स लाइफ नेवर गिव्स यू सेकंड टाइम, सेकंड चांस। तो जो करना होता है आपको पहली बार में ही करना होता है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी, कई लोग ये है कि नहीं सर इस एग्जाम में नहीं निकला तो दूसरा और तो एग्जाम आना है, नहीं आना है, आपके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आना है आपको भी नहीं पता। तो जो करना है इसी में करना है, उसके बाद आपको लाइफ दोबारा ऑप्शन नहीं देगी। ठीक है, मैथ्स को पढ़िए, और सुमन मैडम वीडियोस पढ़ाएंगे, उसको हिंदी हम कल कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए प्रॉफिट लॉस में जहाँ से छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का कंसेप्ट उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ऐसे चैप्टर है जिसमें कई वैरायटीज़ मिलेंगे, कई पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो उसको
प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज 25%, अ कंज्यूमर गेट राइस 10 kg लेस फॉर 400, व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ राइस। ठीक, क्या बोल रहा है, जब चावल का दाम 25% बढ़ जाता है, जब चावल का दाम 25% बढ़ जाता है, तो 400 रुपये में ग्राहक को, 400 रुपये में किसी ग्राहक को 10 किलो 400 रुपीज़ में किसी ग्राहक को 10 किलो कम चावल मिलता है। अब एक मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को समझिएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। आप मार्केट में गए कोई सामान लेने, ये मार्केट में भेजे आपको कि भैया कुछ सामान लेके आ जाओ, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, चावल ले लो, चलो राइस, जितना भी चावल लेते हैं, मान के चलो जितना भी किलो चावल लेके आ रहे हो, एक बोरी चावल लेके आ रहे हो, उस चावल की कीमत आपकी 400 रुपये, समझना बात को, उस चावल की कीमत कितनी रुपये, 400 रुपीज़, ये दो 400 रुपये, ठीक है। अब आपके पास पैसा, ये आप हो, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, 400 रुपये, 400 रुपये का चावल था और 400 रुपये लेके आपको घर में दे के भेजे कि भैया जाना और 400 रुपये चावल लेके जाना। तो अभी जब दाम नहीं बढ़े तो आप 400 रुपये लेके जाओगे ना, तो 400 रुपये में पूरा चावल लेके आ जाओगे जितना ये एक बोरी लेके आते थे। लेकिन किसी कारणवश चावल का दाम 25% बढ़ गया, समझना, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता रहा हूँ, समझ जाओगे। चावल का दाम 25% बढ़ गया। अब देखो 400 रुपये का 25% आप कैलकुलेट करोगे इंटू 25%, 100 रुपये आएगा। अब चावल का दाम कितना हो गया, 500 रुपये, बढ़ा कितना एक्स्ट्रा, 100 रुपये बढ़ा, एक्स्ट्रा कितना रुपये बढ़ा, 100 रुपये। अब आप चावल लेने जाओगे तो आपको ये चावल मिल जाएगा क्या, क्या नहीं मिलेगा, 400 रुपये तो पुराना दाम था। अब भैया बोलेगा कि अब 400 रुपये नहीं लेके आना है, अब आपको कितने रुपये लेके आना है, 500 लेके आना है, ठीक है। मतलब आपको भी कहीं ना कहीं कितना एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ता, 25%, मतलब 100 रुपये आपको भी बढ़ाना पड़ता, तब जाके ये इतना चावल मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक। इतना क्लियर, इतना समझ आई बात। अब मैं इसको एक यूनिट में लेके चलता हूँ। आपको यहाँ से क्या समझ आया कि भैया पैसा भी आपको उतना बढ़ाना था जितना चावल का दाम बढ़ गया था, तो जाके ये सवाल बनता और ये आपको सामान मिलता। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो 1 किलो चावल था उसकी कीमत 10 रुपये थी, ठीक है। 1 किलो जो चावल था उसका कीमत कितना, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये केजी पुराना जो राइस था। उसके हिसाब से आपको कितना किलो मिलता, 40 किलो, 40 किलो सामान मिलता, ठीक है। अब दाम कितना बढ़ गया बोल रहा है, 25%, 25% बढ़ गया, मतलब इसकी कीमत आपकी हो जा रहेगी, इसको 10 ना लेके 20 लेते हैं तो आंसर दशमलव में नहीं आएगा। ये लो, 1 किलो चावल का रेट हम मान रहे हैं 20 रुपये, कितना, 20 रुपये। एक बार बस ये कंसेप्ट समझ जाना, कहानी समझ जाना, फिर इजीली बनेगा। 1 किलो 20 रुपये में मिलता था, तो यहाँ पे आपको 400 रुपये में कितना केजी मिल जाएगा, 400 रुपये में 20 किलो चावल आपको मिल जाता, ठीक है। 400 रुपये में 20 किलो चावल मिल जाता। अब कीमत बढ़ गई, कीमत कितनी हो गई, 25% बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये में चावल मिल रहा था ना, अब 1 किलो चावल का रेट 20 रुपये नहीं हो गया, ये बढ़ के कितना हो गया, 25% अगर निकालोगे 20 का 25%, 5 आएगा, और 5 हो गया, मतलब ये कितना रुपये हो गया, 25 रुपये। अब आप लेके तो 400 ही गए, आपकी मम्मी ने बोला कि नहीं भैया 400 रुपये लेके जाओ, जितना मिले उतना लेके आ जाना। तो देखते हैं कि 400 रुपये में कितना किलो चावल आएगा। पहले 400 रुपये जब कीमत था, मतलब कीमत बढ़ा नहीं था, तो आप 20 रुपये के हिसाब से खरीदते थे, आपको मिल जाते थे कितने केजी, 20 केजी। लेकिन अब कीमत बढ़ गया है, लेकिन पैसे आपके पास उतने ही रुपए हैं, ठीक है, पैसे उतने हैं। अब आप लेके कितने गए हो, 400 रुपये, लेकिन 1-1 किलो के चावल का दाम अब 20 रुपये नहीं रह गया, अब ये 1-1 किलो के चावल का दाम कितने रुपये रह गया, 25 रुपये। तो ये देखो क्या 20 किलो आया नहीं, इसको सॉल्व करोगे ना तो 16 केजी आया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि दाम बढ़ने से और आप पैसे उतने ही ले जाने से, आपके पैसे उतने ही ले जाने से ये आपको 4 किलो कम मिल रहे हैं, 4 किलो कम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, 4 किलो। बस ये कहानी समझ जाना, इतने लंबा चौड़ा है और इसके पीछे जो फॉर्मूला डिराइव होता है उसको समझाने का प्रयास करो। 4 किलो अगर ये आप बढ़े हुए दाम को लेके जाते, 25% बढ़ गया ना, तो आपको भी कायदे से 25% एक्स्ट्रा बढ़ा के लेके जाना चाहिए था। 400 का 25% कितना रुपए होता है, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये लेके जाते तो ये एक्स्ट्रा 4 किलो मिल जाता। क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये बढ़ जाने से, इतना बढ़ जाने से, ये 100 रुपये निकाल के नहीं देगा,
बस बता देगा कि इसका 25% दाम बढ़ गया, आपको भी 25% ले जाना था, इतने रुपए में आपको ये किलो चावल नहीं मिला, ये नहीं लेके गए, इतना किलो नहीं मिला। इससे मैं बढ़ा हुआ प्राइस निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, नया दाम निकाल सकता हूँ। 100 रुपये और एक्स्ट्रा लेके जाते तो जो आपको 4 किलो नहीं मिल रहा था ना, वो 4 किलो मिल जाता, तो डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 25 रुपये आ जाएगा एक एक। 100 रुपये डिवाइड बाई 4 कीजिए, 100 रुपये में 4 किलो मिल रहा है तो 1 किलो का दाम कितना हो गया? 25 रुपये, और ये बढ़ा हुआ प्राइस आ गया। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया रहता है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया हो, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ 4 किलो था, उसके हिसाब से 10 किलो कम मिल रहा है, क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर? ये कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पैटर्न समझना जरूरी है। कितना ही रटोगे ऐसा लगता है, कितना ही फॉर्मूला याद करोगे, कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ, और नहीं तो 4-5 क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला फ्रेम करके दे दूंगा, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ चावल, 1-1 किलो चावल 20 रुपये था, नॉर्मल 1 किलो चावल 20 रुपये था, ठीक है। आपको लेना होता था 20 kg, तो 20 × 20 400 रुपये आपको चावल पड़ता था 20 kg लेने से, ठीक। चावल का दाम बढ़ गया 25%, तो जो 20 रुपये प्रति केजी मिल रहा था, अब वो कितना मिलेगा? 25 रुपये प्रति केजी, 25 रुपये प्रति केजी। चावल का दाम बढ़ गया 25%, लो ठीक। आप भी कितना लेके जाते थे? 400। आपको भी कायदे से लेके जाना चाहिए था 100 रुपये, लेकिन आप नहीं ले जा रहे हो, ठीक है। पुराने संबंध है, सोच रहे हो कि मांगेंगे मिल जाएगा, नहीं दिया, लेकिन भगा दिया आपको, ठीक है। तो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं ले जाने से कितना किलो कम मिला चावल? 4 किलो कम मिला, ठीक है। कितना किलो कम मिला? 4 किलो कम मिला। तो अगर मुझे ये बता दिया जाए कि भैया दाम कितना बढ़ गया? 25%, ओके, 25% में कितना रुपए ले जाना चाहिए एक्स्ट्रा, वो निकाल ली। कितना किलो नहीं मिल पाया? 4 किलो, मतलब ये 100 ले जाता तो मिल जाता, 100 ले जाता तो 4 किलो मिल जाता है कि नहीं? तो वैसे मान के चलो 100 रुपये में 4 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना? 25 रुपये। कंसेप्ट समझ आया तो अच्छी बात, नहीं तो जो ऑनलाइन देख रहे होंगे रिपीट करके देख लेना। चावल का दाम 25% बढ़ गया हो, जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव क्या होगा? तो अब अगर समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आया होगा तो मैं अपने लैंग्वेज में एक फॉर्मूला फ्रेम करके दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में नया भाव जो न्यू रेट होगा, न्यू रेट होगा, ठीक है। जितना भी रुपए दिया रहेगा ना कि इतने रुपए में कम चावल मिल रहा है, उसका अमाउंट मतलब राशि, ठीक है। और जो दाम बढ़ गया हो या कम हो गया हो, इनटू परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सर क्या बोले, नहीं समझ आया? अरे भैया जरूरी थोड़ी ना 25% बढ़ ही जाए, कम भी तो हो सकता है। कम होगा तो ये जो कम मिल रहा है ना, वो ज्यादा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट इनटू परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा या डेफिसिट केजी। अब इसका एग्जैक्ट टर्म क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, जो भी एक्स्ट्रा किलो चावल मिल गया या कम मिल रहा है उसको लिख देना, ठीक है। आ गए गांव से, ठीक, क्लियर। अमाउंट इनटू परसेंट इंक्रीज डिक्रीज अपॉन कितना कम ज़्यादा मिल रहा है, हिंदी में लिख लेना कम या ज़्यादा, वो समझ आ जाए, कम या ज़्यादा, कम ऑब्लिक ज़्यादा, ठीक है, समझ आया। तो नया भाव अगर मैं इस तरीके से देखूं, 400 रुपये, ये अमाउंट इस फॉर्मूला में पुट कर दो, 400 रुपये इंटू कितना परसेंट बढ़ गया? 25%, ये लिख दिया परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, अपॉन इतने में कितने किलो कम चावल मिलते हैं? 10 किलो कम, अपॉन 10 कर लो, तो ये आ गया आपका 100 रुपये, क्योंकि 400 का 25% निकालोगे 100 आएगी वैल्यू, डिवाइड बाई 10, तो ये 10 रुपये प्रति केजी। ये 10 किलो चावल है ना, तो 1 किलो चावल कितना पड़ रहा है? 10 रुपये पड़ रहा है। लेकिन ये कैसा दाम है? ये नया दाम है, ठीक है। तो चावल का नया भाव क्या होगा? 10 रुपये, नोट डाउन करो। क्या चीज़? कॉन्सेप्ट वाला, हाँ, उसको रिपीट करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला के हिसाब से था, एक्चुअली वैसे ही फ्रेमवर्क बनेगा, बट कंसेप्ट के हिसाब से क्या, देखो 400 रुपये
में 10 किलो चावल कम मिलता है। मतलब जो कहानी में बताया था कि एक बच्चे को 400 रुपये दे के भेजे, वो 400 रुपये दे के भेज रहे हैं, लेकिन उसको मालूम चला कि भैया उसमें 10 किलो चावल कम मिला। कितने परसेंट दाम बढ़ जाने से? 25%। मतलब 400 रुपये ना लेके उसको कितना रुपए लेके जाना पड़ता है? एक्स्ट्रा 25%। लेकिन मतलब 25% कमी हो गई, मतलब 100 रुपये कम पड़ गया। ये 100 रुपये में कितने किलो चावल कम मिल रहा है? 10 किलो। डिवाइड बाई 10 कर दो, ये 10 रुपये आ जाएगा। 10 रुपये एक एक किलो चावल का दाम। यही फॉर्मूला में फिट कर दिया है, लेकिन उसका कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब ये जो है नया दाम है। सपोज पुराना दाम पूछता तो कैसे निकालते? ये तो 10 रुपये नया दाम है, और नया दाम मतलब उसमें 25% बढ़ा हुआ है। कोई चीज़ अपने आप में पहले 100% होती, वो 100% से 25% बढ़ा होता, तो 100 + 25 ये अपने आप में 125 के बराबर नहीं हो गया? तो 100 के बराबर कितना? सर 100 क्यों ले रहे हो? 100 मैं पुराने दाम को मान रहा हूँ, जो 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ के मेरे को 10 रुपये मिल रहा है। अब ये पूरा कंसेप्ट 3-4 क्लास से यही सीख रहे हैं। 10 अगर 125 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना? 25 से 1 काटो 4 बार में, 25 से 1 काटो 5 बार में, ये 2 × 4 8 रुपये। ठीक है, 2 × 4 8 रुपये। ठीक, ये कंसेप्ट समझ आई? तो सर ये 8 रुपये क्या है? ये 8 रुपये पुराना भाव है। तो सर ये क्या निकाले? ये नया भाव है। तो पुराना नया देख लेना। सपोज 25% कम हो जा रहा था तो यहाँ पे क्या लेते? 75 लेते फिर, है नहीं? तो 3 तरीका बता दिया। एक फॉर्मूला में पुट कर देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो फॉर्मूला रट के चल दो, नहीं तो जो कंसेप्ट बताया समझाया उसको लिखना। ठीक है, और ये भी नहीं तो एक और तीसरा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है? 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके पास। 4 ऑप्शन कैसे दिए होंगे? 8, 10, 12, 14, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक एक ऑप्शन को ट्राई करते जाना, जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया मतलब आंसर भाई। ठीक, तो देखो चावल का दाम 25% बढ़ गया तो नया भाव क्या होगा, है ना? नया भाव क्या होगा? मैं कोई पुराना भाव को मान के चलता हूँ। पुराना भाव 8 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है, पुराना भाव अगर 8 रुपये होता, इसमें 25% बढ़ता, तो 8 का 25% कितना हो जाएगा? 25% 2 रुपये। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 रुपये। ये नया भाव हो गया, है ना? अब इसमें ट्राई करके देखते हैं क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। ठीक है, 400 रुपये आप पहले भी लेके जाते और 1-1 किलो का चावल, पुराना भाव 8 रुपये, इसमें आपको कितने किलो चावल मिलते? 50 केजी चावल मिलते। लेकिन अब 400 रुपये लेके जा रहे हो, लेकिन दाम तो 25% बढ़ के 10 रुपये हो गया। अब कितना किलो लेके जा रहे हो? 40 किलो। सेटिस्फाई हो गया आंसर? क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया? ठीक है, तो आंसर 8 लोगों की 10-10, क्योंकि उसने पूछा क्या? नया भाव पूछा है। आप पुराने भाव से मान के बताना। तो ये तीनों तरीका बता दिया मैं, है ना? सेटिस्फाई करता है। जरूरी नहीं आप क्वेश्चन से आंसर ही जाएँ। एग्जाम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, आंसर तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें आंसर को खुद को पकड़ो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यदि दाल 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम दाल मिलता है, तो दाल का पुराना भाव गया। इसमें पुराना भाव पूछ दिया। देखो 440 का क्या करना था? 10% निकालना, डिवाइड बाई कितना किलोग्राम कम मिल रहा है? 2, बस बात खत्म। लेकिन ये नया भाव मिलेगा, न्यू रेट मिलेगा। ठीक है, तो नया भाव कितना मिला? 440 का 10% 44, डिवाइड बाई 2, 22 रुपये प्रति केजी। लेकिन ये तो नया भाव हो गया, पुराना भाव कैसे निकालोगे? पुराना भाव 22 रुपये, ये बढ़ के है, कितना बढ़ के है? 10%। महंगा हो गया मतलब बढ़ गया। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती, उस पर 10% महंगाई बढ़ जाती, मतलब वो 110% के बराबर है। तो अगर 22 110 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा? 1 0 1 0 काटे, 1 11 2, ये आ गया आपका 20 रुपये। नोट डाउन करें। ठीक है, क्लियर क्या? अब देखो ये क्या बोल रहा है? किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई तो ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिलती है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक बढ़ रहा था, कम भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी महंगाई हो, सस्ताई भी हो सकती है। तब वो आज भी जाम लगा था घर में। ठीक, चलो 240 रुपये में कितना? इसका 20% निकालो, जो भी आएगा डिवाइड बाई कितना करोगे? जितना कम या ज़्यादा मिला, कितना कम या ज़्यादा मिला? 6 किलो। ये क्या आएगा? नया भाव आएगा, है ना? नया भाव आएगा। 240 का 20% 48 रुपये, डिवाइड बाई 6 किलो, मतलब 1-1 किलो का प्राइस आ गया आपका 8 रुपये। लेकिन ये क्या है? नया भाव है। सपोज आपको पुराना भाव ज्ञात करने बोलता, पुराना भाव निकालने बोलता, तो पुराना भाव कैसे निकालते? भैया 8 रुपये तो नया भाव है, पुराना भाव
20% कम हो गई थी, ठीक है, तो पुराने भाव को मान के चलता हूँ 100% है, उसमें 20% कम कर दिया, मतलब वो 80%, ये 80% अगर 8 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 10 रुपये। पुराना भाव क्या था, 10 रुपये, नया भाव क्या है, 8 रुपये। सर कम कैसे हो गया, क्योंकि वो उधर बताया कम हो गया, जरूरी तो नहीं महंगाई रहे, सस्ताई भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ो। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक मिलती है, ज्ञात कीजिए कि वस्तु की पहले किस दर से मिलती थी, निकालो। तो पुराना भाव पूछ रहा है। कितना है बताइए। पुराना भाव पूछे ना। आया 25, ठीक है, देखते हैं 25 आ रहा कि नहीं। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 में 5 किलो, 500 का 20% निकालो, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देना, जितना कम या ज़्यादा मिल रहा है, ये आपका नया भाव आ जाएगा। 500 का 20% क्या करोगे, 100 रुपये आएगा, 100 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 20 रुपये, लेकिन ये क्या है, नया भाव है। पुराना भाव 20, पहले अगर मैं 100% मानता, 100% में क्या बोल रहा है, 20% सस्ती हो गई, मतलब 20% कम हो गया। तो ये अगर 80 भाव है नया, तो 100 के बराबर कितना है, ये सॉल्व करोगे, ये 4 बार में जाएगा, ये कटेगा 25 बार में, 25 रुपये नया जो भाव है, पुराना भाव 25 रुपये, नया भाव 20 रुपये, ठीक है। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन के भी दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूँ, फॉर्मूला भी और जो सबसे आसान तरीका जो मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ, दो नहीं 3 तरीका देख लेते हैं। जो चीज़ नहीं मालूम उसको क्या मानते हैं, एक्स, तो इसको भी क्या मानोगे, क्रय मूल्य नहीं मालूम है ना, एक्स मानना। अब क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, 24 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया, 24 रुपये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, 24 रुपये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आता कैसे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट निकाल के जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट क्या बता रहा है, प्रॉफिट उतना ही लाभ होता है, उतना ही परसेंटेज लाभ होता है, उतना ही परसेंट प्रॉफिट होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर 40 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 40% लागत मूल्य है, तो 40% का ही लाभ हो जाएगा, 40 रुपये तो 40%। 20 रुपये में सामान में खरीद के लाया तो 20% लाभ में बेचूंगा, 50 रुपये तो 50%, 100 रुपये तो 100%। इस प्रकार का क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो एक्स रुपये तो कितना परसेंट प्रॉफिट, X%, लेकिन X% किस पे, एक्स पे ही ना, ये बराबर क्या है बोल रहा है, 24। थोड़ा सब रखना, ये लंबा चौड़ा मेथड, फिर एक जो इजी तरीका बताऊंगा वो समझ लेंगे। मैंने बोला हर तरीका आना चाहिए, हर पैंतरे आने चाहिए आपको, ठीक है। एक्स प्लस, ये क्या हो सकेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 24। अब ये एलसीएम लोगे, मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, 100, ये 100x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये आगे इसको भेज दोगे तो ये एक्स स्क्वायर मैं आगे पीछे करके रख रहा हूँ, प्लस 100x इज इक्वल टू 2400 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400
इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू है, इस 2400 को इधर ला लिए सर, काहे ला रहे हो इधर, 0 काहे रख रहे हो, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, बेसिक चौथी पाँचवीं में सीखे होगे, नहीं सीखे। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर 100x जो है ना, इसको मैं तोड़ूँ 120x माइनस 20x में। सर काहे 60 प्लस 40 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते थे 60 प्लस 40, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने से 2400x स्क्वायर आता है और हमको चाहिए माइनस 24x स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अभी फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x और माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। सर ऐसे काहे किए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, 120x माइनस 20x अल्टीमेटली 100x आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना हमको इजी बन जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, x को बाहर निकाल लेता हूँ, ये x अंदर रह जाएगा, प्लस इसमें क्या अंदर रह जाएगा 120, ठीक है। इसमें मैं बाहर निकाल लेता हूँ माइनस 20, तो अंदर रह जाएगा x और प्लस 120। सर प्लस 120 कैसे हो गया, अरे भैया ये माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस रहेगा ये तो। अब इन दोनों में भी x प्लस 120 को मैं कॉमन लेता हूँ, x प्लस 120 को कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच गया मेरा, x बच गया और ये बच गया माइनस 20। अब मेरे को यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे, एक बार x प्लस 120 को इधर ही रखूंगा, इसको नीचे भेजूंगा ना, तो 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 20 0 ही हो जाएगा। तो मेरे को दो इक्वेशन मिलेंगे, x प्लस 120 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन मिलेगा x माइनस 20 बराबर 0। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो 2 मिनट वेट करना, जो तरीका बताऊंगा उससे बना लेना। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 120, और यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 20। अब ये बताओ कॉस्ट प्राइस क्या कभी माइनस में हो सकता है, लागत मूल्य, वो तो प्लस ही में होगा ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ और आप ही को पैसे दे रहा हूँ, ऐसा होगा क्या है, आप ही लौटाओगे ना। एक ही स्थिति में वो संभव है, पूछो कौन सी स्थिति में, जब महिलाएं लेने जाए, ज़्यादा डिस्काउंट करते ना दुकान वाले, ले 100 रुपये और रख, ठीक है। तो बाकी ये मान के चलते कि जो खरीदार है वो कौन है, पुरुष है, तो वो पैसा देंगे, तो माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स इजिकल टू क्या आ गया 20 आया। तो ये एक हो गया एक तरीका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है, जैसे जैसे बोला इक्वेशन का फॉर्म दे दिया और वहाँ से सॉल्व करके ये ला लिया। अब इसको थोड़ा सा लिख लो, तकलीफ कर लो, फिर दूसरा मेथड बताते हैं और तीसरा मेथड भी बताएंगे आपको। हो गया, नोट डाउन किए, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, दूसरा और तरीका है, ये लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं आप फेस करोगे, ठीक है। इसमें नहीं फेस करोगे, दूसरे चैप्टर में फेस करोगे। अभी इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आए तो उसके लिए
फॉर्मूला निकाला गया है, और ये फॉर्मूला कहीं नहीं, उसी को कट पीट के शॉर्ट करके डाला गया है। फॉर्मूला निकालना है इस केस में कॉस्ट प्राइस का, तो कुछ नहीं करना, 10 प्लस 10 नहीं, इंटू 10 इंटू इधर आपको लिखना है 25 प्लस या फिर माइनस। सर प्लस और माइनस क्यों किए? प्लस तब करोगे जब लाभ पर बेचा जाए, माइनस तब करोगे जब हानि पर बेचा जाए। ठीक है, तो 25 प्लस क्या, जो उसने सेलिंग प्राइस बता दिया, और ये क्लोज होने के बाद, सब सॉल्व होने के बाद -50 कर देना। तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। अभी क्या आंसर आया था? 20 रुपये आया था ना। तो कॉस्ट प्राइस इसका चेक करके देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 10 इंटू 25, अब प्लस करूँ माइनस करूँ? प्लस करूँगा क्योंकि उसने लाभ पे बेचा, कितना? 24 रुपये, लास्ट में माइनस। तो ये 10 इंटू 25 प्लस 24 49 होता है। 49 किसका स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर रूट 49 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 7 -50, 70 -50 इज इक्वल टू 20। इसको भी नोट डाउन करो। इस टाइप के सारे क्वेश्चन फॉलो करेगा, जिसमें उतना ही रुपए में बेच दिया जाए, जितना उतना परसेंट प्रॉफिट कमा के बेच दिया जाए जितना कॉस्ट प्राइस है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, ये तरीका भी नोट डाउन किए, है ना। चलो, अब ये तीसरा तरीका जो मेरे को सबसे सूटेबल लगता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, मैं ऐसे ही बनाया था अब तक, और ये जो सुबह ये 2 तरीका है उसको सुबह देख के आया। ये तरीका ऐसे जो मैं सालों साल से देख रहा हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब देखो, पहला चीज़, एक बार ये क्वेश्चन फेस किया था मैं, शायद एसएससी के कोई एग्जाम में बैठा था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। दिया 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन दिया था 20, 25, 30 और 40। अरे भैया, तो 24 रुपये में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है लाभ के केस में? तो वैसे ही कट गया, वो आंसर समझ आ रहा था कि 20 है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर समझदार है तो 24 रुपये से कम वाला ही केस देगा। ठीक है, ये लोग 15 दे दिया, ये लोग 10 दे दिया, ये लोग 20 दे दिया, और चलो 22। इसमें भी आपको सेलेक्ट करना ना, 15 रुपये का 15% निकालोगे ना तो दशमलव में आना चालू हो जाएगा। इसका दशमलव में हो सकता है ना आए, लेकिन आ भी सकता है 15%, 1.5 आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका दशमलव नहीं आ रहा है। जो जीरो वाला फिगर हो ना वही आंसर होगा ज़्यादातर के केस में। ठीक, अब फिर भी नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक एक ऑप्शन ट्राई करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ सीधा 20 का 20% निकालो, कितना आएगा? 4 रुपये। तो 20 में 4 रुपये जोड़ के बेच दिया, कितना हो गया? 24। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ये 24 रुपये ना होके तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा 39 रुपये। क्या आएगा आंसर? मुंह जबानी कोशिश करके देखो, किसमें कितना क्या करेंगे तो उतना आना चाहिए। सब वही है, बस ये 24 रुपये की जगह 39 हो गया। ये ऑप्शन मत देखो भैया, अब ऑप्शन चेंज हो जाएगा। इसमें देख रहे हो 30 आएगा, 30 का 30% निकालो 9, और कुछ नहीं, पीछे वाले फिगर को ध्यान देना ना। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 20। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 30 का 3, 30%। ठीक, इस टाइप से निकालना। और लेके चलते हैं आपको 56 रुपये। 24 36 की जगह 56 दे दिया, क्या आएगा आंसर? प्रॉफिट, हर केस अभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लॉस की नहीं बात कर रहे। क्या आना चाहिए? 50। इधर आओ घूम के, क्या आएगा? सोच के देखो। 40 रुपये। 40 का 40 करके देखो, 40 का 40% करके देखो। सॉरी, 160 हो गया, 16। तो 40 में 16 जोड़ दोगे, 56 आएगा कि नहीं आएगा? ये तीसरा सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, टाइम सेविंग। ठीक, क्लियर। और मैंने बोला क्या, ऐसे ऑप्शन लेना जो 0 उसको ट्राई करके देख लेना, 0 ऑप्शन को ट्राई करके देख लेना। ऐसा ही सीआई में भी कई क्वेश्चन देखोगे, अब कभी बना के देखना, उसके ऑप्शन ज़्यादातर 0 लेंगे, जहाँ पे मतलब प्रिंसिपल में ज़्यादातर 0 जुड़ा हो। ठीक है, ये क्लियर, समझ आई बात? 24 रुपये। अब मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। 144 में बेची जाती है कुर्सी, क्वेश्चन पूरा सेम है। 144 सीधा सीधा दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर है, 120 रुपये करके देखते हैं। नहीं 120 नहीं, 120 ज़्यादा हो जाएगा।
ये आमतौर पे 100 रुपये से कम ही होता है। 80, 80 × 80 करोगे ये 64 आएगा। 80 का 80% 64 रुपये आएगा। तो 80 + 64 कर लिए 144 आ जाएगा। सर कैसे मालूम? 4 ऑप्शन देखोगे ना, वो नंबर जज करने की कोशिश करोगे, बन जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है। नहीं सर नहीं दिमाग क्लिक किया तो एक और मेथड में बताया था कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका, 10 × 25 प्लस माइनस, और क्या था ये, सेलिंग प्राइस माइनस 50। ये 10 कर लो, इसी क्वेश्चन बना के देखते क्या बोल दिया वो, 144 बोल दिया। तो 25 + 144 प्लस करूंगा, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में बेच रहा था। 25 + 144 कितना होता है, 169 होता है, -50। ये 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 169 का अगर मैं रूट निकालूं तो 13 × 10 कितना हो जाएगा, 130। 130 - 50 क्या आ गया अल्टीमेटली, 80। नोट डाउन करो। ठीक है, आगे ट्राई करें। 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। अब पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी सेम क्वेश्चन तो था क्या बना, नहीं था, हाँ कर रहे हो, वो लाभ वाला था, ये हानि वाला है। ठीक है, ये हानि वाला है। अब ये कैसे आएगा, ये क्लिक कैसे करेगा भैया, देखो 24 रुपये, ये सीधा सीधा दिख रहा है। 40 का 40% निकालोगे 16 रुपये आएगा। अब 40 में 16 घटा दोगे 24 रुपये। ये शायद हो सकता है अभी आपको क्लिक ना करे, लेकिन मैंने बोला 4 ऑप्शन दूंगा ना तो आप बना लोगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दूंगा तो बना लोगे। तो इसके लिए कैसे करोगे, फॉर्मूला पुट करना, और फॉर्मूला नहीं तो वो एक्स वाला तो फॉर्मूला बताया था, एक्स वाला तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे जिसमें, ठीक, वो उस तरीके से बना लेना। और नहीं तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या था, अब इसको पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, 10 × क्या था 25, अब मैं माइनस कर दूंगा क्या, हाँ कितना 24 रुपये -50। ये 10 × 24 - 25 - 24 एक आएगा, एक का अंडर रूट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये -50, ये कैसे आ गया, इसको प्लस कर दो, फॉर्मूला में चेंज चेंज ला देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नहीं नहीं फिर भी दिक्कत होगा। 10 - 50 ये आ रहा है क्या, -40। ये 40 आ रहा नहीं, काम खत्म। वरना जो भी है देख लेंगे। ठीक है, 10 × 25 - 25, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लॉस में बेचेंगे, वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 40। ठीक, अब एक और फिगर लेके देखता हूँ, 60। 60 का 60% कितना होगा, 36। और 60 रुपये में मैं 36 रुपये लॉस खा के बेचूं तो कितना आ रहा है, 24 रुपये आ रहा है। अभी तो वही हुआ पुस्तक को 24 रुपये में बेचने में। तो ध्यान रखना, जब भी हानि वाला केस हो, लॉस वाला केस हो, तो दो अपने को फिगर मिलेंगे, दो फिगर मिलेंगे, दो आंसर मिलेंगे। एक तो जैसे 40 निकल गया, माइनस को भी हटाओ, कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ी हो गया होगा, देख लूँगा, 40 रुपये। और दूसरा, दोनों का सम मिला के 100 आता है, इतना रखना। अगर ये 40 तो 60, किसी कारणवश अगर 20 आ जाता तो फिर वो दूसरा फिगर क्या होता, 80। 20 और 80। ठीक है, तो हानि वाले में दो आंसर मिलते हैं। ठीक, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना, माइनस में आएगा, मतलब समझ जाना वो लॉस में बिक रहा है। 40 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है।
ठीक, आगे बढ़ेगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो तो। 21 रुपए में बेची जाती कोई वस्तु, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है बताओ। सेम फॉर्मूला में फिट करो, आंसर निकालो। और दोनों ऑप्शन निकालना, दोनों आंसर निकालना। मैंने बताया माइनस वाले केस में दो आंसर होते हैं, दोनों का जो योग होता है वो 100 ही होगा। कितना? 30, ओके। और दूसरा 70, 70 का 70% 49, 70 माइनस 49 करोगे तो भी 21 बचेगा। कॉस्ट प्राइस 10 इंटू 25 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 21, ये माइनस 50, 10 इंटू ये 25 माइनस 21 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, माइनस 50। ये आ गया 20 माइनस 50 मतलब माइनस 30। लेकिन मैंने बताया माइनस को इग्नोर कर देना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 30 रुपये। मतलब कभी भी आप खरीदोगे तो भैया पॉजिटिव पैसा दोगे ही, ले नहीं लोगे। ठीक है, तो 30। और दूसरा ऑप्शन क्या बताया 70। कैसे 70 लाया, मैंने बोला माइनस वाले में दो आंसर होता है, दोनों का योग कितना होता है 100 होता है। ठीक है, 30 और 70 नोट डाउन करिए। हो गया, चलो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। अच्छी बात है। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको 100% मान के बनाते हैं, या तो एक्स ले लो या 100%। 100% किसका, कोई वो भी वो कीमत जो एक्स होगी, कोई प्राइस होगी। तो इसको मैं 100 मान के बताता हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करता हूँ। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, खरीदता कितने में होगा, सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, मैं मान रहा हूँ 100%। इसको 100 रुपये मत मानना, 100% मान के चलो। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस पे बेस्ड है समझ लो, परसेंट है। किसका परसेंट, अगर एक्स मान लो तो एक्स का ही परसेंट, नहीं तो 100 लेके चलो, समझ आएगा आपको। ठीक 100%। तो मान के चलो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 100 होता, 100% होता 100 रुपये। अब ये कितने में बेच रहा है, बोल रहा है 20% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 20% अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 120 रुपये, 120 रुपये। लेकिन बोल रहा है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, इफ यू हैड बॉट इट एट 10% मोर। ठीक है, 10% अधिक पर खरीदता, मतलब जो 100% में खरीदा वो कितने परसेंट में खरीदता, 110 में खरीदता है। और क्या बोल रहा है, और 25% लाभ पर बेचता। अभी तो 20% बेच रहा है, तो 25%। अब 25% किसके भैया, जब उसको खरीदी 110 पड़ गया तो 25% भी इसी का निकालोगे ना, खरीदी का ही निकालोगे। ये पुराने वाले इसको लेना था नहीं। तो 110 का 25%, 25% मतलब डिवाइड बाई 4, 25, 27.5। आप 25% निकाल के देखना, 27.5 आएगा। मतलब इसको कितने में बेच देगा, 137.5 में बेच देगा। ये सब रुपए नहीं है, परसेंट है, समझ लो। इसके में कितना डिफरेंस आ गया, 120 और इतने में देखोगे तो ये आ गया आपका 17.5, 17.5 आ गया। ठीक है, 17.5। ये कितने के बराबर है, 17.5% किसके बराबर है, बोल रहा है 14 रुपये। सर कैसे 14 रुपये, मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा किया होता और ऐसा किया होता, उसमें अंतर कितना बता रहा है, 14 रुपये अधिक मिलते। इतने में बेच दिया, लेकिन अगर इतने में बेचा होता तो उसको 14 रुपये अधिक मिलते। तो 14 रुपये कितने के बराबर है, 120 माइनस 137.5 इसके बराबर है। कल इससे मिलते जुलता कंसेप्ट भी बताया था परसेंटेज का, मार्क्स को लेके। 500 में रुचि मैडम का 80% आया था, मेरा 60%, ऐसे करके कैलकुलेट किए थे। बस वही कंसेप्ट है। तो अगर देखो 17.5 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 100 अल्टीमेटली जो उसका कॉस्ट प्राइस मानते हैं। सर 110 क्यों नहीं किया, ये तो ये एज्यूम करने कि इतने में बेच दिए होते, इतने में खरीद के लाए होते, तो ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 ही है। ठीक है, तो ये एक जीरो हटाओगे इधर बढ़ेगा, 25 से सीधा काटना, ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 25 से 40 बार में, 100 में 4 25, 1000 में 40 25, तो वो बहुत कम आएगा कैलकुलेशन। हाँ, 7 दूनी 14, 80, 80 रुपये उसका जो है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो सर ये 100 मान के चलें, वो 100% बताया, एक्चुअल जो फिगर है वो 80 रुपये। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, फिर एक बार और बता दूं उसको। कैसे इधर नारदी गर्ल्स मैथ्स क्लास अच्छा नहीं लग रहा मेरा।
नहीं भी बोल रहे हो? ठीक। ठीक हुआ। मैं किसी दिन लेट से सोता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ, और किसी दिन जल्दी सोता हूँ और फिर भी लेट उठता हूँ ऐसा है। तो आज जल्दी उठ गया हूँ, इसलिए क्लास एकदम एक्यूरेट 8 बजे। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा जल्दी उठना है। ठीक है, लेट उठता हूँ तो क्लास 8:30 तक, और जल्दी उठ गया तो 8, क्योंकि मैं जल्दी उठा उस दिन आपका कंसेप्ट छूट जाएगा शुरू का। आपको जल्दी उठना है और 8 बजे उपस्थिति देना ही है। ठीक है, मेरा लेट होना चलता है। इसको फिर से बता रहा हूँ, देखो कितना क्रय मूल्य था नहीं मालूम, मैं 100% मान के चल रहा हूँ। उसमें 20% लाभ पर बेच दिया, बोल रहा है अच्छी बात, 120 रुपये में बेच दिया। लेकिन सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया, मान रहा है कि अगर ऐसा किया होता, कैसे किया होता, वो जो 100 रुपये में सामान खरीद के ला रहा है ना, उसको 10% एक्स्ट्रा हम खरीद के लाता, मतलब उसको अब खरीदी मूल्य 110 पड़ जाती। अब भैया जो खरीदी हो गया उसी में ही प्रॉफिट जोड़ के बचेगा। अब जो 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट बेचा होता बोल रहा, बेच तो दिया था 20 रुपये में जोड़ के, इसका 25% निकालोगे तो 27.5 आएगा। कैसे किया, 110 को 4 से डिवाइड कर दिया, 25/100 करते 1/4 आएगा। ठीक है, 27, 4 × 25 100 थे ना, 25 और ढाई और जोड़ दिया, 27.5, ये 137.5 में बेच दिया। अगर ऐसा किया और ऐसा किया होता तो कितना रुपए अधिक मिलते, 14 रुपए अधिक मिलते बोल रहे हैं। इसमें और इसमें अंतर कितना है, 17.5 का तो अंतर है, मतलब 14 रुपए अगर 17.5 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं। राम एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है, यदि 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचता तो 15 रुपए अधिक मिलते। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य क्या मान लेता हूँ, 100, और उसको 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 110 में बेच दिया होगा। अगर 10% कम में खरीदा होता मतलब उसकी खरीदी कितनी पड़ गई, 90, और उसको 25% लाभ पर बेच देता। इसका 25%, 90 का डिवाइड बाई 25% मतलब 4 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 22.5। ठीक है, कितना, 22.5। अब ये बिकेगा कितना, 112.5 में। ये कितने का डिफरेंस है, 2.5। अमाउंट में देखे तो कितना, 15 रुपये। ठीक है, 100 मैंने कॉस्ट प्राइस माना, उसको बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 में 10% लाभ मतलब 110 पे बेच दिया। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया, वो बोल रहा है 10% कम में खरीदा होता तो 100 रुपये जो कॉस्ट प्राइस 10% कम में खरीदा होता मतलब 90 रुपये में खरीदा होता। और क्या बोल रहा है, 25% लाभ पर बेचा होता। अब पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, 25%, लेकिन 25% कितना, 100 का किसका, 90 का। तो 90 का 25% कितना होगा, 22.5 होगा, 22.5। 90 में 22.5 जोड़ के बेचेगा मतलब 112.5 में बेचेगा। 110% और 112.5%, दोनों में कितना परसेंट का अंतर, 2.5%। और ये कितने रुपए के बराबर है, पूरा 15 रुपये, तभी ज़्यादा मिलता। तो 15 रुपये अगर 2.5 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, 100 का है, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग 100 ही मान रहे थे। ये एक जीरो हटाओगे इधर चल देगा कि नहीं चल देगा, 25/10 रुपये, 25 से काट लो, ये सीधा कितने बार में जाएगा, 40 बार में। ये आ गया आपका, नोट डाउन करो। ठीक है, क्लियर। नया क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसमें क्या रेशियो है, बोला 4 और 5 का। किसी का कॉस्ट प्राइस 4 हो और सेलिंग प्राइस 5 हो, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा,
1 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 1 रुपए। अब मुझे पूछ रहा है परसेंटेज कितना होता है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 4 है, 5 काहे नहीं किया? 5 तो सेलिंग प्राइस है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये जो नीचे डिवाइड करोगे ना, वो किससे डिवाइड करोगे? कॉस्ट प्राइस से। तो ये आ गया आपका 25%। नोट डाउन करिए। ठीक, ये हुआ होगा, तो इसको बनाओ तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, अच्छी बात। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50, ठीक है। मुझे नहीं बन रहा है, नहीं। ये देखो, इधर देखो, जिससे नहीं बन रहा है। सीपी और एसपी का रेशियो इसने क्या बता दिया? 2:3। 2 रुपए में कोई खरीदी पड़ रही है, 3 रुपए में बेच दिया, 1 रुपया कमाएगा कि नहीं कमाएगा? 1 रुपया डिवाइड बाई, ठीक है, ये आ गया आपका 50%। सपोज ये 3 रहता और ये 2 रहता, सपोज, तो लॉस हो जाता। अभी भी डिफरेंस 1 रुपया आता है, लॉस हो जाता। यस यस यस, ठीक है। 33.33% लॉस, क्योंकि हमेशा नीचे क्या रखना है? कॉस्ट प्राइस। ठीक। Alright. इसको देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य क्या है? मान के चलो 4 ले रहा हूँ, एसपी को मैं क्या ले लिया? 4 ले लिया, ताकि सीपी का जब 4 × 3/4 करूँ, क्योंकि इसने 3/4 बोला ना, तो 4 4 कट जाए, इजी पड़ जाए 3। सर क्या बोले? अरे 1 ले लोगे तो भी वही बनेगा, इंटू 3/4 करोगे तो रेशियो निकालोगे। 4 ले लेता हूँ ताकि कट जाए आसानी से। 4 का 3/4 कितना आएगा? 3। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस 4 है। प्रॉफिट कितने का कमाया? 1 रुपए का। ठीक है, कितने पे? 3 पे, इंटू 100, ये आ गया आपका 33.33%। नोट डाउन करो। अगर ये 3/4 की जगह 2/7 लेता ना, तो समझदारी वाला काम होता, मैं यहाँ पे 7 ले लेता, ताकि उसका 7 का 2/7 निकालता तो कट जाता है ना। ठीक है, बनाइए। तो इसको बनाओ, तो साथी वाला उदाहरण आ गया, बनाइए इसको। चलो देखो, बहुत टाइम लगाते हो। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 2/7 है, कौन सा? कॉस्ट प्राइस। तो अगर विक्रय मूल्य 7 हो तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2, है नहीं? प्रॉफिट बोल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, अब खुश। तो प्रॉफिट क्या हो गया? सेलिंग प्राइस अगर 7 है तो प्रॉफिट क्या हो गया? 7 इंटू, कटा, अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आया? 2 रुपए। अब यहाँ मैं कॉस्ट प्राइस तक पहुँच सकता हूँ क्या? हाँ, कैसे पहुँचोगे भैया?
मान के चलो 100 रुपये कोई मेरी लागत थी, उसमें प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपये और 120 रुपये में बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 100 रुपये की मेरी कॉस्ट प्राइस थी, इसको मैंने 20 रुपये लॉस में बेच दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो सेलिंग प्राइस हो गया क्या हो गया, 80 रुपये हो गया। प्रॉफिट वाले के केस में कॉस्ट प्राइस में निकालना होता है, कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस में इसको घटा दो, 120 माइनस 20 कर दो, 100 आ जाएगा। लॉस के केस में जो लॉस हुआ उसको जोड़ दो, प्रॉफिट के केस में माइनस कर दो, लॉस के केस में जोड़ दो, तो आप कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो ये 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये आपके समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो तुरंत देख के पता चलेगा कि 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितने को हुआ, 2 रुपये का, कितने पे, 5 पे कि 7 पे, 5 पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 40%, ठीक है, कितना, 40%। लिखिए, नोट डाउन करिए। अगर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस जोड़ के निकालते आप, है ना। ठीक है, ये नया पैटर्न आ गया, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बोर लग गया बताते बताते मेरा। ठीक, अंतिम स्टेज पे है अब ये। कल टेस्ट रहेगा ना प्रॉफिट लॉस का, अलग अलग वैरायटी है, थोड़ा भर भर के क्वेश्चन रहेगा, और कल किसी का भी तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल उपस्थित होना, और नहीं होगे तो फिर मैं नया टॉपिक नया चैप्टर चालू कर दूंगा। ठीक, नुकसान आपका, गोल मार देते हो, पानी गिर रहा है बोल के बहाना मार देता है। ठीक है, कल उपस्थित रहना। जो ऑनलाइन जिन तक वीडियो पहुंच रही है, तो एप्लीकेशन में जाइएगा, किसी भी कोर्स में चले जाए जिसमें मैथ्स का कंटेंट है, जैसे महिला पर्यवेक्षक हो गया, जैसे फुल सीजी पॉपम हो गया, जैसे हॉस्टल हो गया, उस चैप्टर में जाओगे तो अभी सीआई का मैंने चैप्टर का, यार सीआई का टेस्ट है, अभी ओपन रख दिया ना, जिनका छूट गया वो ईमानदारी से जाके दिला लो, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर इसी चीज़ का मैं 400 चार्ज करता हूँ, ठीक है, तो अभी फ्री में दिला लो। ठीक है, सीआई किए हैं, एवरेज का टेस्ट था क्या, एवरेज का भी कर चुके हैं, और किसका किए, एसआई का भी किए हैं, एसआई ऑनलाइन महिला पर्यवेक्षक में नहीं पढ़ाया हूँ मैं, बट एसआई का टेस्ट, हाँ, डिस्काउंट का भी है, 4 चैप्टर हो गया। कल प्रॉफिट एंड लॉस कराएगा, तो आना ईमानदारी से यहीं दिलाना, यहाँ अनलॉक करूँगा, ठीक है। चलो, पूरा कंसेप्ट एक बार देख के आना। और लोक कला संस्कृति का भी आप लोग का टेस्ट रहेगा, लोक कला संस्कृति खत्म करा दिया हूँ, तो कल लोक कला संस्कृति भी, उसको भी पढ़ के आना, कल हो, आज तो भी नहीं ले रहा ना, कल टेस्ट मैथ्स हो जाएगा, फिर उसने में लोक कला संस्कृति हो जाएगा। 15 अंडे को बेचने पे 3 अंडे का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 अंडे को बेचे, एक अंडा कितने रुपए का मालूम, क्या नहीं मालूम, क्या मान लूँ, इसको एसपी मान लेता हूँ, ठीक है, फिर एक्स फिर वाई जेड करूँ, उससे अच्छा 15 अंडे, एक एक अंडे एक एसपी पे बेचते होंगे, कोई भी सेलिंग प्राइस होगा, जैसे 2 रुपये होता तो 15 इंटू 2 पूरा 15 अंडा 30 रुपये में बिकते, मेरे को नहीं मालूम तो एसपी मान लिया, क्या दिक्कत, 15 एसपी। अच्छी बात। और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हो गया कितना, 3 अंडे का, 3 कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, बेचा तो सेलिंग प्राइस, और जब लाभ हुआ बोल रहा है तो विक्रय मूल्य बोलता तो यहाँ पे एसपी ले लेता, क्रय मूल्य बोल रहे इसलिए सीपी ले लिया। तो भैया सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस ही तो मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और कॉस्ट प्राइस कितने का मिलेगा, 15 का, 15 बेच रहे तो 15 का कॉस्ट प्राइस तो मिलेगा, तो ये बराबर कितना हो गया, 15 का कॉस्ट प्राइस। समझ आई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। 15 अंडा बेचा, बेच दो 15, एक एक का सेलिंग प्राइस एक्स मानता तो एक्स की जगह एसपी ले लिया, क्या दिक्कत है। तो पूरा अंडा कितने में बिकता, 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एसपी। लाभ कितना हो गया, 3 अंडे के बराबर, लेकिन 3 अंडे अलग अलग कीमत हो सकता है ना, दुकानदार फ्री में तो देगा नहीं आपको, खुद तो अंडा दे नहीं रहे, दूसरा दे रहा उसको लेके आ रहा है ना, खुद भी देता तो भी नहीं बेचता फ्री में, तो भैया दूसरे को देगा तो लाभ जोड़ के देगा ना, तो अलग अलग कीमत हो सकता है, क्रय मूल्य और बेचने वाला। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य, तो 3 अंडे के जो क्रय मूल्य है उसके बराबर उसको लाभ हो रहा है, 3 इंटू सीपी। तो ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दिए तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन कितने का कॉस्ट प्राइस,
15 का, 15 बेच रहा है ना, उसी का ही कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ये निकल गया। ठीक है, अब इसको आगे पीछे बस करना है। 15 SP, इसको उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 18 CP हो जाएगा। क्या, कैसे, ये माइनस उधर जाके 3 हो जाएगा, CP प्लस CP जोड़ देंगे। ये 15 माइनस 3 12 CP भी कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। बराबर टर्म्स को हमको जोड़ना घटाना होता है। ठीक है, ये SP है और ये CP है, SP SP रहता तो घटा देते, इसलिए उधर भेजिए। ठीक, SP अपॉन CP, इसको इधर ला लिया, इसको उधर भेज दिया। इस ट्रांसफर करने में किसी कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या, कितना रुपए, अगर CP 15 है और SP 18 है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपये। परसेंटेज निकालना है, 3 रुपये का प्रॉफिट, नीचे क्या रखो, 15 कट रहा, 15 क्योंकि कॉस्ट प्राइस 15 है, इंटू 100। ठीक है, ये 5 से जाएगा, 20% का लाभ हुआ। बनाइए। बन गया होगा तो इसको बनाओ तो। विक्रय मूल्य बोला SP, क्रय मूल्य बोला CP, वैसे क्वेश्चन लेके बनाओ। देखते हैं, उतना ही आ रहा, बाकी लग कभी। चलिए, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाए, यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, 24 संतरा बेच दिए तो 24 इंटू SP करूँगा तो किसी कोई तकलीफ नहीं। 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, अच्छी बात है। 4 क्रय मूल्य के बराबर मतलब प्लस करूँ माइनस करूँ, ये बताओ मेरे को। प्लस करूँगा ना, क्योंकि देखो 100 रुपये को कोई सामान था, प्लस 20 रुपये जोड़ के, प्रॉफिट जोड़ के 120 रुपये में बेचा, ये सेलिंग प्राइस दे दिया और आपको कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है, तो प्रॉफिट को घटाओगे ना सेलिंग प्राइस में। लेकिन अगर यही लॉस हो जाता, -20 हो जाता, तो इसको जोड़ते, तो यहाँ पे लॉस हुआ तो जोड़ के आपको कॉस्ट प्राइस निकलेगा, कितना निकलेगा, 24। ठीक है, CP है ना। अब 24 SP बराबर, ये 4 इधर चल देगा तो 20 CP मिलेगा। SP बराबर CP, ये इसको इधर ला दिए, 24 को इधर ला दो, 4 आ रहा है लॉस, तो लॉस कितना, 4 कितने, CP पे कि SP पे, CP पे, और CP 24 है, 1/6, ये आ गया आपका 16.67, राउंड फिगर उतना ही पड़ा। क्या चीज़, माइनस लेके बनाते तो ठीक, आंसर आ जाता, सही बात है, लेकिन उसका रेशियो कैसे दिखता, 24 और 28, ये दिखता है क्या? SP बराबर CP, आपने ये किया ना 28/24, आंसर भले सही आ गया है, लेकिन अनुपात बदल के ना, देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 24 हो जा रहा है, प्रॉफिट का रेशियो, आंसर आना चाहिए, ठीक है जैसे भी बना, लेकिन तरीका गलत है।
बचपन में याद ऐसे ही 9-10 क्लास रहता था, प्रूफ करना रहता था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसे ही मैथ से दूर भागते थे। पहला स्टेप लिखे, आखिरी स्टेप लिखे। पहला स्टेप में क्वेश्चन को उतारते थे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर बीच का आजू बाजू कोचक कोचक के पूछते थे, भाई एक लाइन बस बता दे, बीच का एक लाइन बता दे। ठीक है, आंसर आना चाहिए। राम 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? निकालो रामू का को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। बीस पॉइंट कुछ कुछ, 33 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। आप लोग अभी कुछ कुछ आया है? कुछ कुछ हो रहा है दिल में? नहीं हो रहा है? अब देखो, लेकिन सही बनाया बच्चा, सही बनाया एकदम। 33 सेब बेचा, 33 SP -11 SP की CP, SP का है, इसने विक्रय मूल्य बोल दिया ना मेरा। ये बराबर कितने का कॉस्ट प्राइस निकलेगा? 33 कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 22 SP बराबर 33 CP, SP अपॉन CP। इसको नीचे लाया, इधर इसको लेके आ गया, सॉरी 22। तो ये हो गया आपका 11 रुपए का लाभ हो गया। 22 का आइटम को 33 में बेच दिया, 11 रुपए का लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या? 22। ठीक है, कोई बात नहीं। टेका लेके बनाए हो बेला, CP मान लिया है ना। किसी कोई डाउट नहीं होगा तो पूछ सकते हो। ज्योति विद्यालय में पढ़ता था ना, तो एक सर थे, अभी भी वही पढ़ा रहे क्या, चश्मे वाले, चिढ़ाते थे उसको। हाँ हाँ बस। तो मेरे को मालूम नहीं था कि भैया उनसे डाउट नहीं पूछना होता, पूछते थे किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट। तो केवी से ज्योति स्कूल में गया था पहली बार, और मेरे क्लास का पहला दिन था, तो डाउट पूछ दिया होशियारी मारने के लिए, और ऐसा डाउट जो वो नहीं बता पाया। तो बाकी लोग सब शांत कर भी, शांत शांत, तो समझ नहीं आया। मतलब ठीक, अब खुन्नस निकालना था। फिर दूसरा दिन था मेरा, अब मैं कॉमर्स और मैथ्स दोनों लेके पढ़ा, तो दोनों सब्जेक्ट क्लैश कर गया। ऊपर की कॉमर्स की क्लास चल रही थी और नीचे मैथ्स की क्लास चल रही थी। तो कॉमर्स और मैथ्स, तो मैं कॉमर्स में जाग बैठ गया, अरे बताता था है नहीं डाउट, ऊपर जाग बैठ गए। अब उसको चिढ़ था मेरे से, पूछा कहाँ है योगेंद्र, कल बहुत डाउट पूछ रहा था। देखा जाके मैडम से शिकायत कर दिया कि मेरी मैथ्स की क्लास है और एक कॉमर्स में बैठा हुआ है। मैं प्रिंसिपल को समझा समझा सक गया, भैया मैं कॉमर्स और मैथ्स दोनों लिया हूँ, नहीं समझी। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड जाते साथ, पहला सस्पेंशन था वो, पहला सस्पेंशन लेटर था। और उस पे उसका कारण ये भी था, मेरे साथ एक सरदार दोस्त है परमित, तो वो बचपन से सस्पेंड होते ही आ रहा है। ठीक है, तो जैसे बच्चे डरते नहीं कि पापा को लेके आएंगे, वैसे उसका पापा डरता था, फिर बुला लेता, काम धाम छोड़ के, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है साला, हर बार लेके आ जाता है। ठीक है, तो वो भी मेरे साथ था, तो उसके चलते वो तो डिफॉल्टर घोषित था ही, तो उसके साथ साथ मैं भी बाहर चले गया। अब 3-4 दिन हो गया, पापा को बुला के लेके आता था, प्रिंसिपल मीटिंग में बिजी रहती थी, सुमा मेरी उस टाइम प्रिंसिपल थी। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पापा थोड़े सीधे साहब के, पतले दुबले सीधे साधे, ठीक। तो कुछ नहीं, वेट करते थे चले जाते थे, वेट करते थे चले जाते, 3-4 दिन से बाहर। फिर 5वां दिन मम्मी का एंट्री हुआ, फिर मीटिंग था, अंदर घुस के पहले बाहर हो, चलो तुम लोग बाहर निकलो। क्या दिक्कत हो गया, 11 साल से हो गया मेरे बच्चे का कोई शिकायत नहीं, कैसे शिकायत आ गया, बुलाओ उस मैथ्स वाले टीचर को। मैथ्स वाला टीचर आया, अरे नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत होशियार है, बस हाँ थोड़ा मेरे को इसका सोच रहा, ये कहानी था। फिर अब
सरदार आया भाई, पहले बताता थी मैं भी मैं अपनी मम्मी बना लेता। तो ठीक है। अब सरदार के पापा आए नहीं, नहीं भाई बोल दे यहाँ हूँ ही नहीं। सरदार लेके आ गया एक और सरदार को जो ऑटो ड्राइवर था। अब उसको बताया कि थोड़ा सा ऐसे हो गया है, कुछ कुछ कहानी हो गया, उसके वजह से मेरे को डांटते बहुत, और पिताजी को बुलाऊंगा तो बहुत मारेंगे, चलो ना आप पिताजी बन के चले जाओ। बोला ठीक है, चाचा बन के चले गए वो। तो सुमा मेरी, उसको हिंदी नहीं आता था, इंग्लिश ही बोलती थी वो। तो इंग्लिश में उसको आधा घंटा इतना लेक्चर दी, वो बेचारा निकल नहीं पा रहा कुछ नहीं। अब बाहर निकला तो बोलता है आज के बाद तुम लोग मेरे ऑटो में मत बैठ रहा। आधा घंटा लंबा चौड़ा सुना दे उसको, ठीक। खैर मैं ऐसे नहीं चिल्लाऊंगा आपको, आप पूछ सकते हो, ये बताना चाह रहा हूँ। तो बनाइए चलो इसको। शामू 65 पेन बेचकर 13 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि का परसेंट निकालो, ट्राई करो। अभी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या है उसको ध्यान दिया करो उसको ना। देखो 65 SP माइनस प्लस 13 SP इज इक्वल टू, प्लस क्यों किया क्योंकि हानि हो गया, हानि में जोड़ के आप कॉस्ट प्राइस तक पहुंचते हो। तो कितना कॉस्ट प्राइस निकलेगा, 65 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 78 SP इज इक्वल टू 65 CP। ये SP अपॉन CP, क्या मैं बनाऊँ, ये 65/78, ठीक है। सेलिंग प्राइस 65 है, कॉस्ट प्राइस 78 है, कितने रुपए का लॉस हुआ, 13 का। कितने में, 78 में कि 65 में, 78 में। 13 कितना जाएगा, 13 छक्के, हाँ। तो ये आ गया 16.67% लॉस। ठीक, चले। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक 12% लाभ पर बेचा, दूसरा 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे पूरे लेन देन पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों की मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। याद आ रहा है, इससे पहले CI या एवरेज एवरेज में पढ़ाया था, एलिगेशन मिक्सचर, ठीक। ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है, ये दो आंखें थी, ये बीच में नाक था, ठीक, फिर ये दो मुंह, ऐसे कुछ याद आ रहा नहीं। तो इधर क्या लिखना है, देखो 12%, इधर क्या लिखना, 18%, बीच में कॉमन क्या मिल रहा है, 15%। ये 15 माइनस 12, ये 3, ये 3, डिफरेंस निकाल देना, 3:3, मतलब 1:1 का रेशियो, ठीक है। अगर वो अनुपात के साथ साथ कीमत भी पूछ देता, दो घड़ियां कितने रुपए में खरीदी, 1500 रुपये, तो 1500 का एक कीमत 750 रुपये निकल के आता, और दूसरा भी कितना निकल के आता, 750। अगर अमाउंट पूछता तो, अभी फिलहाल रेशियो पूछा तो रेशियो निकाल। हानि बोल देता ना, तो उसको माइनस कंसिडर करते, 100 से नहीं। ये 12% लाभ बोला, 12 लिए, 18% लाभ बोला, 18 लिए, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस है मतलब प्रॉफिट है। सपोज माइनस बोल देता तो -18 कर देते, फिर -18 और 15 का डिफरेंस 3 नहीं आता, -4 और 15 का डिफरेंस 33 आता, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। आएंगे, मैं कोशिश करूंगा, चाहूंगा कि वो जो माइनस वाला है वो भी प्रकट हो जाए, ठीक। अब देखेंगे आगे प्रकट होता है कि नहीं, पर्चे में लिख दिया है, वो प्रकट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ूँ।
अब देखो यहाँ पे ना लागत मूल्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है प्रत्येक अलमारी का। 20,000 रुपये में 2 अलमारी तैयार किए, 20,000 में 2 अलमारी तैयार किए। उसने एक को 15% लाभ पर बेचा था, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इसी प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लो 15% लाभ और दूसरे में 10% लाभ, दोनों में मिला के कितना 12, ये 3 ये 2, 2:3, ठीक है 2:3। अब 20,000 रुपये टोटल अमाउंट। इसमें इसका देखोगे पहले वाले का 2/5, 5 कैसे 2 + 3 नीचे 5 लिख दिए, ये हो गया आपका 8,000। और दूसरे वाले का सेम कैलकुलेशन करोगे, ये आ गया आपका कितना 12,000। एक 8,000, दूसरा लागत मूल्य 12,000, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े। पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा, निकाल के दिखाओ। एक 10 है, दूसरा 10 और दूसरा 20, दोनों मिला के 14 लाभ हो रहा है। इसका 4, इसका 6, 6:4 मतलब 3:2 रेशियो आ गया। पहले वाले का पूछ रहे हैं मतलब 25,000 इंटू 3/5 है ना, ये आ गया 15,000। ठीक, आगे बढ़ूं। ये देखिए मैडम, आपका क्वेश्चन प्रकट हो गया, परिचय पे लिख दिया था मैंने, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, तो कल से यहाँ भी दरबार जय बाबा जी, ठीक, कल से यहाँ भी दरबार लगे फिर। मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। अब देखो इसको मैं ही बना था, एक 25% लाभ पर, दूसरा 20% हानि पर। तो मैं इसको 20% हानि को -20 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। बीच में कुल मिला के उसको ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुआ, तो क्या करूँ, कुछ नहीं लिखूँ, 0 लिखता हूँ ना, ना कोई लाभ ना कोई हानि, 0। 25 और 0 का डिफरेंस 25, -20 और 0 का डिफरेंस 4:5। अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कर लो 18,000 इंटू 4/9, 8,000 पहले वाले का, और दूसरे वाले का 18,000 इंटू 5/9, ये आता 10,000। एक का 8,000, दूसरे का 10,000। तो एक्चुअल में जो 9,000 रहा होगा, 9,000 को 8,000 में बेचा, 1,000 लॉस, ऐसा कुछ किया होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं किया, छोड़ो। 8,000 और 10,000 निकालो, 25% लाभ पर बेचा ना। हाँ देखो कैसे किया ये, पहले वाले को 25% लाभ पे बेचा, मतलब 8,000 का 25% 2,000, 2,000 रुपये लाभ कमाया। दूसरा जो 10,000 कॉस्ट प्राइस था उसको 20% लॉस पे बेच दिया, 20% मतलब 10,000 का 20% कितना 2,000। तो एक में 2,000 कमाया, एक में 2,000 गवा दिया, टोटल कितना हो गया 0, नहीं हुआ।
ठीक है, तो ये काट पीट के 0 हो गया, बट ये पूछा नहीं था, आपकी संतुष्टि के लिए। ये आपका बना लो उसको, प्रॉफिट और लॉस पूरा टॉपिक ख़त्म। किसी को इसमें किसी प्रकार की समस्या आय होगी और नहीं बना होगा तो ऐश नहीं और नहीं बने, वैसे ही समस्या नहीं। किसी कोई डाउट, किसी अभी तक मैथ्स में समझ आ रहा है, और धीरे पढ़ाना है और स्पीड पढ़ाना है, ऐसा कोई डिमांड नहीं? नहीं चमकाऊंगा, टेंशन मत लो। टेस्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना ठीक है। कुछ कुछ डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, ठीक है। डिफ़िकल्ट था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, चलो उसको भी बना देंगे टेस्ट वाले को सॉल्व करके। आकाश सर उसके वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो डालते होंगे वो कभी खोल के देखते नहीं होंगे, बिना देखे शेयर। एक ही वीडियो बस डाला है, ठीक है, ठीक है। फिर अगर मेरे को समय मिलेगा तो फिर मैं बना दूंगा, नहीं तो आकाश सर को बोल दें। ठीक, ठीक है, जो दो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवा देंगे, कोई समस्या नहीं। इतना क्लियर है? टोटल 52 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के लगभग हर एक चैप्टर को करा दिया, हर एक टॉपिक को करा दिया, हर एक पैटर्न को कवर करा दिया, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम चर्चा कर रहे थे महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रावधानों पर, कुपोषण के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। आज इसके आगे का पढ़ेंगे, कुपोषण के दुष्परिणाम और उसके रोकथाम और बचाव के उपाय। हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल में 20 दिन का महिला पर्यवेक्षक के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी आपके लिए। तो सबसे पहले आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चालू करते हैं आज का क्लास। कुपोषण के दुष्परिणाम क्या है? तो कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होगा? शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में ठहराव। देखो, तो कुपोषण होगा तो ना तो उसकी शारीरिक वृद्धि होगी, ना तो उसका बौद्धिक हो, मतलब मानसिक रूप से भी वो बच्चा ही रहेगा, भले उसका उम्र बढ़ते जाए तो। और शारीरिक रूप से भी उम्र बढ़ गया लेकिन हाइट छोटा है, वेट भी कम है, तो क्या होगा? कुपोषण का ही दुष्परिणाम होगा ना। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में संक्रामक रोग और बीमारी की जो संभावना है वो 14 गुना अधिक होती है, क्योंकि कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं किसकी अपेक्षा? स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा। और मृत्यु की भी जो संभावना रहती है वो मध्यम वाले में कितना गुना? 3 गुना, अल्प वाले में, और गंभीर वाले में 8 गुना अधिक होता है। और जो कुपोषण चक्र है वो निरंतर क्या रहता है? बना रहता है। तो ये क्या हो गया? दुष्परिणाम हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण की रोकथाम एवं बचाव के उपाय। चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुपोषण से ग्रसित हो गया है तो किससे सलाह लेंगे हम लोग? चिकित्सक से, डॉक्टर से ना, ताकि वही तो फिर हमको डाइट बना के देगा कि कैसे टाइप का उसका पोषाहार हम लोग प्रदान करें, ताकि वो क्या हो सके? कुपोषण के चक्र से बाहर निकल सके। तो देखो, चिकित्सक से सलाह क्या लेंगे? अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से भी कम है, किसका? नवजात शिशु का, तो हमको चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए कि कम है तो फिर मतलब कैसी उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है। बच्चे के बार बार बीमार पड़ने पर भी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो वो। और गंभीर कुपोषित और लक्षण जैसे शरीर पर झुर्रियां, आंख में सूजन, चेहरे में रूखापन आदि होने पर भी क्या? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून की कमी, विटामिन ए की कमी, संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर भी क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उचित इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये लक्षण तो समझ में आए। अगर ये लक्षण हम लोग को दिखेंगे तो किसके पास जाएंगे हम लोग? डॉक्टर के पास। अब देखो और कैसे कुपोषण से बच सकते हैं? माँ का दूध पिलाने से, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाए, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को क्या करना चाहिए? माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उस समय माँ का दूध गाढ़ा पीला रंग का रहता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद लगभग कितने समय के बाद माँ का दूध पिलाते हैं? ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जन्म के आधे घंटे के बाद, ठीक है। जन्म के आधे घंटे के बाद ये क्वेश्चन ऐसा आता है। क्या हुआ? नहीं, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाए। इससे भी क्या होगा? वो अगर वो गाढ़ा पीला दूध ग्रहण करेगा तो उसमें कुपोषण की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि कारण में भी पढ़े थे, स्वास्थ्य आहार संबंधी कारण में पढ़े थे ना, ना देना भी क्या है? कुपोषण का कारण है। तो दे देंगे तो उसका तो उपाय हो गया। 5 माह तक बच्चे को केवल माँ का ही दूध दे। कितने माह तक? 5 या 6 माह, 5 या 6 माह ले सकते, ठीक है।
ठीक है। वैसे भी 6 माह के बाद ही पोषाहार चालू करते हैं, तो कितना लोगे? 6 माह। बीमारी के दौरान भी बच्चे को क्या देना चाहिए? माँ का दूध देना चाहिए, उस समय बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6 ले लेना, 6 माह तक बच्चे को केवल क्या देना चाहिए? माँ का दूध देना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? कुपोषण का रोकथाम हो गया एक प्रकार से। एक तो चिकित्सक वाला हो गया, डॉक्टर के पास जाओगे दवाई देगा, ठीक होगा, और एक तो माँ का दूध। अब ऊपरी आहार एवं पूरक पोषण, ऊपरी आहार एवं पूरक पोषण। 6 माह से ऊपर, 6 माह से बच्चे को ऊपरी आहार जैसे खिचड़ी, दाल, दलिया देते। 6 माह के बाद वैसे भी आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट फूड मिलना प्रदान हो जाता है, दलिया, और साथ में क्या देते हैं? दाल, खिचड़ी। कुपोषित को आंगनबाड़ी में दुगुना पोषण आहार दे। कितना? दुगुना। जो नॉर्मल बच्चे को मिल रहा है उससे भी ज्यादा। और पढ़े भी थे ना, कितना अतिरिक्त देते हैं? हाँ, ठीक है। आहार में तेल और वसा को भी क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। बीमारी में खाना खिलाना बंद ना करे और अधिक पोषक तत्वों को दे। अब बच्चे जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो वैसे भी नखरा करते हैं खाना नहीं खाने का, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? उसको खाना खिलाते रहना चाहिए, ठीक है ना। और अधिक से अधिक पोषक तत्वों को उसके खाने में शामिल करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ऊपरी आहार और पूरक पोषण आहार देकर क्या कर सकते हैं? हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। 3 उपाय देख लिए हम लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब अन्य भी तो हो सकता है कुछ। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? संपूर्ण टीकाकरण कराना चाहिए। जितना भी उसका डोज रहता है ना, अलग अलग प्रकार के टीका का, तो सभी टीका क्या करना चाहिए? उसको लगवाना चाहिए। दस्त होने पर चीनी, नमक अथवा ORS घोल दे। ORS घोल तो मितानिन लोग घर घर में आके बांटते भी है। अगर नहीं है तो उसका उपाय रहता है ना, 1 चम्मच शक्कर और चुटकी भर नमक पानी में डाल के उसी को ORS घोल के रूप में दे सकते हैं। पेट के कीड़े निकालने की दवा का सेवन करें। कौन सा दवाई आता है? क्रीमी वाला आता है ना, जो बच्चे लोग ज्यादा मीठा मीठा खाते हैं उसको देते हैं। स्कूल कॉलेज में भी खिलाने आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, फर्स्ट ईयर में मैं भी खाने गई थी। यदि बच्चे को रक्ताल्पता है तो बच्चे को आयरन, फॉलिक एसिड की गोली दें तथा लौह युक्त पदार्थों एवं विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए। देखो, आयरन का गोली भी आता है, फॉलिक एसिड का भी आता है, सिरप भी आता है ना, बच्चों के लिए सिरप आता है। तो वैसे ही क्या करना चाहिए? बच्चों को देना चाहिए अगर उनमें क्या है? रक्ताल्पता, खून की कमी का अगर प्रॉब्लम है तो। और क्या करना चाहिए? लौह युक्त पदार्थ, मतलब आयरन युक्त पदार्थ जैसे हो गया, पालक वालक हो गया, तो वो क्या करना चाहिए? उनके खाने में शामिल करना चाहिए। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में रहता है ना, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो उन सबको भी क्या करना चाहिए? उनके खाने में क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। तो ये भी कुपोषण को दूर करने का क्या होगा? हाँ, उपाय होगा। तो देखो, टीकाकरण और दस्त होने पर ORS घोल, पेट के कीड़े निकालने की दवा का सेवन, कृमि वाला, और अगर रक्ताल्पता हो तो आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब का क्या करना चाहिए? उसको डोज देना चाहिए, ठीक है। अब देखो, कुपोषित बच्चे की देखभाल। अब देखो, अलग अलग टाइप के कुपोषण पढ़ लिए थे, मतलब नॉर्मल वाला, मध्यम वाला, अति वाला। तो देखो, अब ये जो साधारण कुपोषित बच्चे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे? माता पिता या फिर जो भी उसके अभिभावक है, कुपोषण के प्रति संवेदनशील उनको क्या करना है? बनाना है, ठीक है। उनको जानकारी देना है कि कुपोषण से बचाव के उपाय क्या है। माता पिता समुदाय को कुपोषण के दुष्परिणामों को भी समझाना है कि कुपोषण होने से क्या क्या प्रकार की हानि होगी, क्या उसका दुष्परिणाम होगा। किसको समझाना है? समुदाय को भी और साथ में माता पिता को भी, ठीक है। 6 माह आयु तक के बच्चे को सिर्फ स्तनपान और 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे को स्तनपान के साथ साथ पर्याप्त ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए। देखो, 6 माह तक तो सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे। अब जब वो 6 माह से 2 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, तो स्तनपान तो चलते रहेगा, उसके साथ में ऊपरी आहार देना। ऊपरी आहार क्या पढ़ते हैं? जैसे खिचड़ी, दाल, दलिया, ठीक है। तो 2 वर्ष तक तो क्या करना चाहिए? स्तनपान कराना ही चाहिए, ठीक है। कुपोषित बच्चे को दिए जाने वाले आहार की अलग अलग किस्मों के बारे में माता अभिभावक को क्या करना चाहिए? जानकारी देना चाहिए। अब अलग किसी फल में विटामिन ए है, किसी फल में विटामिन सी है ना। अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप के विटामिन, प्रोटीन
ये सब भरा है, जैसे दाल अंडा में प्रोटीन है। तो उस सब के बारे में किसको जानकारी देंगे? उसके माता पिता को। तभी तो वो उसकी पूर्ति करेंगे अपने कुपोषित बच्चे के लिए, और उनको क्या करेंगे? स्वस्थ बनाएंगे। ठीक है। बच्चे को 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बीच विटामिन ए की 9 खुराक पिलाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ए की कितनी खुराक पिलाई जाती है? 9 खुराक। तो याद रखना विटामिन ए की कितनी खुराक, और कितने से कितने वर्ष के बीच? 9 माह से 5 वर्ष के बीच में। ठीक है, 9 माह से 5 वर्ष के बीच में। इसके साथ ही आयरन तथा फॉलिक एसिड की गोली भी क्या करना चाहिए? देना चाहिए। ये सब आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं द्वारा घर में पहुंचाया भी जाता है, क्योंकि वो जब निरीक्षण करने आते हैं ना, तो बच्चे की स्थिति का वो लोग जब अवलोकन करते हैं तो खुद ही ये सब दवाई वगैरह वो लोग देते हैं। तो ये सब याद हो गया। ये तो शुरू का 2 पॉइंट बहुत इजी था, बस उनको बताना है कि कुपोषण क्या है, उसके प्रति उन लोग को संवेदनशील बनाना है, साथ ही उसके दुष्परिणाम के बारे में उनको क्या करना है? जानकारी देना है। और 6 माह आयु तक के बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराना है, लेकिन 6 माह से 2 साल तक के को स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार, और कुपोषित बच्चे को दिए जाने वाले आहार की अलग अलग किस्मों के बारे में अभिभावक को जानकारी देना चाहिए। और ये समझ में आया? 9 माह से 5 वर्ष वाला विटामिन ए का 9 खुराक, आयरन और फॉलिक एसिड की गोली देना। केवल आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग आयोडीन बच्चे के शरीर बौद्धिक विकास के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। क्या किसको प्रभावित करता है वो? गले में क्या? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है ना आयोडीन की कमी। तो देखो बच्चों को क्या देना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक ही देना चाहिए। ऐड भी आता है ना, टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक, बच्चे के विकास के लिए वाला। बच्चा मल्टी टैलेंटेड हो जाता है आयोडीन युक्त नमक खा के, तो हम लोग को भी वैसे ही बनना है आयोडीन युक्त नमक खा के। ठीक है, याद रहेगा, ऐड से याद हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चे को पेट से कीड़े निकालने की औषधि देकर उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। कृमि का दवाई देने घर में आते हैं तो वो लोग अपना डेटा लिखते भी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग। तो ये सब क्या है? कुपोषण को दूर करने के अन्य उपाय में आता है, मतलब देखभाल में, लेकिन सामान्य वाले की। अब ये क्या है? ये गंभीर वाला का था। ठीक है, सामान्य वाले की देखभाल कैसे करना है वो पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? गंभीर वाले का कैसे देखभाल करेंगे। तो गंभीर बच्चे की सामान्य वजन वाले बच्चे के साथ तुलना करके वृद्धि चार्ट की सहायता से माता पिता का ध्यान आकृष्ट करें। देखो एक साइड की कौन से बच्चे ले लिए हम लोग? नॉर्मल, जिसका स्थिति सब अच्छा है, वो स्वस्थ है। और एक साइड कौन सा ले लिए? कुपोषित। ठीक है, कुपोषित वाला ले लिए। अब दोनों में क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि क्या चीज में इसका कमी है, इससे नॉर्मल वाले से। उसको देखेंगे किसके हिसाब से? वृद्धि चार्ट के हिसाब से। वृद्धि चार्ट बना रहता है, वजन वाला चार्ट भी बना रहता है, जो कहाँ रहता है? आंगनबाड़ी में रहता है। और वही लोग उसमें क्या करते हैं? डेटा दर्ज करते हैं। तो उसकी सहायता से वो लोग क्या करेंगे? पहले तुलना करेंगे, और किसको बताएंगे? उसके माता पिता को बताएंगे। ठीक है, और कुपोषण से मुक्ति के लिए अतिरिक्त आहार अनिवार्य है। अगर बच्चा गंभीर कुपोषित है तो उसको अतिरिक्त आहार देना क्या है? अति आवश्यक है। तो ये क्या हो गया? गंभीर कुपोषित का देखभाल हो गया। तो याद हो गया, ये ऊपर का याद हुआ, देखभाल याद हुआ, और ये क्या था? रोकथाम बचाव के उपाय याद हुआ। अब देखो, अब ये चार्ट याद करना। पिछले बार इसका नाम बहुत आया था, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ये कौन सी रिपोर्ट है? 5। और ये जारी कब हुआ? 2019 और 21 में आया है। कब आया? 19-21 में। 5वां रिपोर्ट था ये NFHS का, 2019-21 में आया था। अब उसके अनुसार भारत और छत्तीसगढ़ का तुलना करके पढ़ना है हमको। ठीक है, ठीक है। कुपोषण दर बहुत बार प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके कि NFHS के अनुसार भारत का कुपोषण दर कितना है और छत्तीसगढ़ का कुपोषण दर कितना है। तो बताओ भारत का कितना है? 32.1, और छत्तीसगढ़ का 31.3।
3, तो ये वही है, दोनों का तुलना करते हुए पढ़ना है। 32.1 भारत का और 31.3 छत्तीसगढ़ का। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कि कम वजन है, अंडरवेट वाला पढ़े थे वो उसका वर्गीकरण में, तो उसी के अनुसार कुपोषण दर कितना, ये अलग अलग भारत और छत्तीसगढ़ का अलग अलग पढ़ना, तो वो तो हो गया। अब ये अंडरवेट का है और ये स्टंटिंग वाला जो पढ़े थे है ना, और ये वेस्टिंग वाला, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। पहले तो वो याद करना, पहली प्राथमिकता, उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये वाला याद करना, जिन महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी कि बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, आगे पढ़ाऊंगी, बस ये याद रखो, जिन महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है, तो उसके लिए ये भारत वाला था ना इधर, और ये सीजी वाला था। तो देखो भारत में अगर देखा जाए तो कितने हैं, 18.7। सामान्य वाला का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 18.5 रहता है मार्जिन, ठीक है। उससे कम वाला है वो कुपोषित है, समझ जाओ, उससे ज्यादा वाला वो सामान्य है, समझ जाओ, ठीक है। तो भारत में कितना है, 18.7, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है, 23.1, ठीक ठाक स्थिति में है। आगे पढ़ेंगे तो पहले बता दूं क्या कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, तब चार्ट समझ में आएगा। तो ये देखो, ये है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स वजन और कद पर आधारित सूचकांक है। यह पोषण स्तर की जानकारी देता है, मतलब स्वस्थ है कि नहीं इसकी जानकारी हम कैसे निकाल सकते हैं, अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल के, मोबाइल में निकाल के देख सकते हो अपना अपना, उसमें अपना वेट डालना और अपना हाइट डालना, निकल जाता है, ठीक है। और इसका सूत्र कैसा होता है, या फिर सूत्र के अनुसार भी निकाल लेना, और यहाँ पर चेक कर लेना कौन सी कैटेगरी में आते हो करके, है कि नहीं। वजन देख लेना, वजन केजी पे रहता है ना। तो देखो वजन क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, अंश में रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, कद रहेगा, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला याद कर लेना, ऊपर में वजन केजी में, ठीक है, कद मीटर स्क्वायर लिखा है, हालांकि ऐसे हम लोग मीटर में नापते हैं, लेकिन इसमें मीटर स्क्वायर ही लिखा था, ठीक है। मोबाइल में भी देख रहे थे ना, तो उसमें भी मीटर स्क्वायर ही लिखाया था। तो ये क्या है, वजन और कद पर आधारित ही सूचकांक है, जिसको भी निकालना है निकाल लेना। ऊपर में क्या रखना, वजन, और नीचे में कद रखना, और जो कि क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो वहां से क्या निकलेगा हमारा बॉडी मास इंडेक्स, और इससे क्या पता चलेगा, पोषण स्तर की जानकारी। तो देखो इसका वर्गीकरण कैसा है, रेंज, कम वजन वाले मतलब 18.5 से बॉडी मास अगर कम आता है, इंडेक्स अगर कम आता है, जैसे किसी का आ गया 17.9 भी आ गया, तो क्या होगा, वो कम वजन वाला होगा। अंडरवेट पढ़े थे, अंडरवेट, तो अगर किसी का BMI 17.9 आता है तो वो क्या है, अंडरवेट है। लेकिन सामान्य का किसके किसके बीच में आएगा, 18.5 से 25 के बीच में जिसका भी BMI आता है तो वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, स्वस्थ है। ओवरवेट अगर 25 से 30 के बीच में आता है मतलब वो क्या है, ओवरवेट है। ये अंडरवेट था, ये क्या हो गया, ओवरवेट। और उससे भी ज्यादा मोटापा, अगर 30 से अधिक आता है BMI तो वो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो किसी को मेजर करके देखना है, नहीं, हाँ कि नहीं, आवाज आ रही, हेलो, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो BMI याद हुआ, रेंज याद कर लो कि कम वाले का कितना है, सामान्य का कितना है, ओवरवेट का कितना है, और मोटापा का कितना है। देखो 18.5 को मार्जिन लो, उससे कम अंडरवेट,
18.5 से अगर 25 आ रहा है तो नॉर्मल है ना, सामान्य। 25 से अगर 30 आ रहा है तो ओवरवेट, और 30 से भी ज्यादा हो जा रहा है तो वो मोटापा है। तो ये क्या हो गया, हमारा बॉडी मास इंडेक्स हो गया है ना। अब देख लो, अब इसके अनुसार देख लो, देखो जिन महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है तो उसके लिए दर कितना है, भारत में 18.7% महिलाएं ऐसी है जिसमें जिनका क्या है, सामान्य से कम है, और छत्तीसगढ़ में 23.1% महिलाएं ऐसी है जिनका बीएमआई क्या है, सामान्य से कम है। सामान्य से कम मतलब 18.5 से कम, ठीक है। एक ये याद रख लेना, और ऊपर का कुपोषण वाला याद किए थे ना, ठीक है, वो हो गया। अब देखो 15 से 49 वर्ष की गैर गर्भवती महिलाएं जो एनीमिक है, मतलब जो गर्भवती नहीं है, लेकिन कितने से कितने वर्ष की महिलाएं, 15 से 49 वाला फिगर याद है, सुपोषण अभियान में पढ़े थे, उनको एनीमिया से मुक्त करना है, तो एनीमिया वाले से रिलेट कर लेना, एनीमिक वाला। तो 15 से 49 वर्ष की गैर गर्भवती, गैर का मतलब जो गर्भवती नहीं है, नॉर्मल महिला जो क्या है, एनीमिक है, तो भारत में कितना परसेंट, 57.2, और छत्तीसगढ़ में 44.3। बॉडी मास इंडेक्स का बताओ, भारत का 18.7, छत्तीसगढ़ का 23.1। ये याद है। कुपोषण दर तो रटा ही गया होगा, 32 1 31 3, ठीक है। अब ये क्या है, एनीमिक महिलाओं का रेश मतलब परसेंटेज, वो भी कैसी महिला, गैर गर्भवती महिला। तो ये 57.2 कितना हुआ, भारत का हुआ, और ये 44.3 क्या हो गया। 3-4 बार रीड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे बाकी डेटा याद हो गया ना, ज्यादा मेहनत नहीं लगा ना, 3-4 बार पढ़ने से याद हो गया, तो वैसे ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि पूरा नहीं बता रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब देखो ये तो गैर गर्भवती हो गया, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं जो क्या है, एनीमिक है, देखो ये एज का तो रेंज उतना ही है, 15 से 49, ये गैर गर्भवती वाला था। अब नीचे क्या देखेंगे, गर्भवती, तो देखो गर्भवती का परसेंट कितना है, 52.2, इससे भी कितना 5 कम, और ये इसे ज्यादा हो गया, ये 5 ज्यादा हो गया, सॉरी 6-7 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये गैर गर्भवती का था, गैर मतलब 4 वाला लिखना, ठीक है। और जो सिर्फ गर्भवती है उसका कितना है, 51.8। ये 52-51 वाला कौन सा है, जो गर्भवती है, 52-51 कौन सा हुआ, गर्भवती। और इसमें क्या था, 57-44 वाला गैर गर्भवती। देखो याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए ऐसी बता रही हूँ, गैर वाला दिया है, गैर गर्भवती, ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, तो ये देखो इनके बीच भी अंतर थोड़ा लंबा चौड़ा है, और ये सिर्फ गर्भवती है तो इनके बीच अंतर कम। अगर जब कंफ्यूजन हो, खैर ऑप्शन देखने पर याद आ जाएगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो याद रख लेना, 57 क्या है, गैर गर्भवती, किसमें, इंडिया में, और 44 छत्तीसगढ़ में, 51 छत्तीसगढ़ में गर्भवती, सब वेरी गुड, और 52। तो देखो 4 चीज बस फिलहाल के लिए याद करना, नहीं तो पूरा चोरो बोरो हो जाएगा आप लोग का। कुपोषण वाला याद है, बॉडी मास इंडेक्स याद हुआ 18.7 और 23.1। अब ये वाला सिर्फ याद कर लेना, गैर गर्भवती और गर्भवती। देखो 57.2 44.3 गैर गर्भवती, बोलो गैर गर्भवती, 52-51, ठीक है। फिलहाल अभी इतना को याद रखो, नहीं तो फिर एक साथ होच पोच होगा ना, सब इधर का डेटा उधर कर डालोगे फिर। देखो शिशुओं तथा छोटे बच्चे को स्तनपान के अतिरिक्त दिन में 5 से 6 बार खाना पिलाना आवश्यक होता है। छोटे बच्चे को भले वो लोग तो कितना खाते हैं, इतुस है ना, तो इसलिए उनको कितना बार खिलाना पड़ता है, अतिरिक्त दिन में 5 से 6 बार। और कुपोषित बच्चे को घर सतत गृह भेंट की जावे, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर मितानिन द्वारा क्या करना चाहिए, घर में जा के क्या करना चाहिए, उनसे भेंट करना चाहिए, जानना चाहिए कि उनकी स्थिति
कैसी है, उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है कि नहीं, अगर उनको पोषाहार दे रहे हैं तो ये सब किसको देखना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। और ऑनलाइन वाले लोग के लिए एक ठो जानकारी, कल हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई भी आंगनबाड़ी भवन किराए के भवन में संचालित है तो उसका किराया कौन भुगतान करता है, भारत सरकार भुगतान करता है। ठीक है, भारत सरकार, किसका, भवन के किराए का भुगतान। ये बात ध्यान रखना आप लोग। कल हम लोग 200 और 750 पढ़े थे, मैं उसको सुधार के बता रही हूँ। देखो ग्रामीण वाला में अब हो गया है 1000 रुपए प्रति माह प्रति आंगनबाड़ी। ठीक है, पर मंथ कितना मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान के लिए। और अगर वही शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 4000 रुपए पर मंथ। ठीक, लेकिन अगर वही महानगर की बात की जाए, महानगर 6000 रुपए पर मंथ। तो आप ये डेटा क्या कर लेना, सुधार कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, चारों का मतलब तीनों का अलग अलग हो गया, 1, 4 और 6, ग्रामीण, शहरी और महानगर।